पोर्श या पोर्शे का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा। दुनिया की इंतहाई लग्जोरियस और महंगी तरीन गाड़ियों का एक ब्रांड है। इस ब्रांड की कहानी बेहद दिलचस्प है। इसमें कामयाबी है, नाकामी है, जंग है, खून है और इसका पास्ट बेहद तारीख है। दुनिया की लग्जोरियस तरीन गाड़ियों में से एक इस गाड़ी की कहानी शुरू होती है साल 1898 से, यानी कि 1898 से। फर्डिनेंड पोर्श ने अपनी जॉब छोड़ी ताकि वो एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सके, ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस। इसके बाद अगली कुछ दिहाइयों में पोर्श ने अपने ब्रांड के लिए और दीगर कई ब्रांड्स के लिए दुनिया की चंद इंतहाई तेज तरीन गाड़ियां इजाद की या बनाई। ऑटोमोबाइल्स या ऑटोमोटिव की दुनिया में फर्डिनेंड पोर्श का नाम एक इंतहाई जीनियस किस्म के इंजीनियर के तौर पर मशहूर होने लगा। फर्डिनेंड पोर्श की अपनी कंपनी पोर्शे भी दिन दुगनी रात जुगनी तरक्की कर रही थी, लेकिन फिर यही तरक्की पोर्श को ले गई एक तारीकी की तरफ। पोर्श ने नाजी रजीम के साथ मिलिट्री प्रोजेक्ट्स करने शुरू कर दिए। इन्हीं मिलिट्री प्रोजेक्ट्स की वजह से उसे कैद भी किया गया, उसे सजा भी हुई और इन्हीं प्रोजेक्ट्स के पीछे फर्डिनेंड पोर्श की मौत भी हो गई। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको कहानी सुनाऊंगा पोर्श की। ये दुनिया के इंतहाई कामयाब और महंगे तरीन ब्रांड्स में से एक ब्रांड कैसे बना। वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है दोस्तों। इस वीडियो का फुल मजा उठाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन दबा दीजिएगा। फर्डिनेंड पोर्श की पैदाइश हुई सितंबर 1875 में। मुकाम था एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जो कि आज चेक रिपब्लिक का हिस्सा है। पोर्श के वालिद साहब एक लोहार थे और फैमिली बिजनेस इनका ब्लैक स्मिथ होना ही था। लेकिन ऑन दी अदर हैंड पोर्श को अपने फैमिली बिजनेस में किसी भी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो लोहार नहीं बनना चाहता था अपने बाप की तरह। इनफैक्ट पोर्श की ज्यादातर दिलचस्पी स्कूल में जाकर डिफरेंट किस्म के मजामीन पढ़ने में थी, जिनको पढ़कर वो अपने लिए एक नया कैरियर चूज करता। पोर्शे 14 साल का था तो उसके बड़े भाई की डेथ हो गई। उसे स्कूल छोड़ना पड़ा और वो अपने बाप की वर्कशॉप में आ गया, अपने भाई की जगह अपने बाप का हाथ बटाने। लोहार बनना पोर्शे को कभी भी पसंद नहीं था, लिहाजा उसका टाइम वर्कशॉप के अंदर बड़ी मुश्किलों से गुजरता था। उन्हीं जमानों में इसके विलेज में बिजली नई नई आई थी। लालटेन और इस किस्म की चीजें उस वक्त कॉमन थी, लेकिन साथ ही गाँव में बल्ब्स भी लगना शुरू हो गए थे। इलेक्ट्रिसिटी या बिजली ऐसी चीज थी जिसने पोर्शे को फैसिनेट करना शुरू कर दिया। और तो और पोर्शे ने बिजली के साथ एक्सपेरिमेंट्स भी करने शुरू कर दिए। शुरू में तो पोर्शे का बिजली के साथ ये खेल कूद उसके वालिद को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके वालिद को ये लगता था कि उसका बेटा टाइम जाया कर रहा है, उसे अपना टाइम फैमिली बिजनेस को देना चाहिए। लेकिन फिर जब पोर्शे के वालिद ने देखा कि उसका बेटा बिजली को लेकर काफी ज्यादा फैसिनेट है, साइंस में उसके बेटे का दिमाग बहुत चलता है, तो पोर्शे के वालिद ने अपने बेटे को एक कॉलेज में दाखिला करा दिया। ये कॉलेज राहिनबर्ग में था। पोर्शे कॉलेज का गया। 2 से 3 महीनों में साइंस की बेसिक नॉलेज ही लेने के बाद इसने अपना खुद का एक बिजली का जनरेटर इजाद कर दिया। अपने इस जनरेटर की मदद से पोर्शे ने अपने ही घर को रोशन कर दिया। 1893 में 18 साल की उम्र में पोर्शे अपना घर छोड़कर एक नए कैरियर की तलाश में निकल गया। फौरन से ही इसे वियना में एक कंपनी के अंदर जॉब मिल गई। कंपनी का नाम था बेला एगर एंड को। ये कंपनी बिजली की मसनूआत बनाती थी। इस कंपनी में जॉब मिलने के कुछ ही अरसे बाद पोर्शे इस कंपनी में सुपरवाइजर लग गया। हर किसी को ये पता चल गया था कि ये लड़का इंतहाई बला का ज़हीन किस्म का कोई इंजीनियर है। इस कंपनी में फर्डिनेंड ने 5 साल नौकरी की। इसी कंपनी में इसने वो मोटर भी बनाई जो कि किसी भी गाड़ी के पहिए को खुद से ही रोटेट करती है, जो कि बेसिक एक इंग्रेडिएंट है किसी भी ऑटोमोबाइल का। 5 साल काम करने के बाद फर्डिनेंड ने इस कंपनी को छोड़ा और सीधा जाकर घुसा जैकब लोहनर एंड को में। ये कंपनी पहले कैरेजेस बनाती थी, इसने कैरेजेस बनाना छोड़ दिया। अब ये कंपनी अपनी नई ऑटोमोबाइल्स बनाना चाहती थी। यही वो कंपनी थी जहां पर रहकर फर्डिनेंड ने अपनी पहली कार या ऑटोमोबाइल बनाई। इस गाड़ी को पोर्शे ने नाम दिया पोर्शे P1 का। वुडन फ्रेम के साथ इस गाड़ी के अंदर एक बहुत बड़ी बैटरी या मोटर को स्टोर किया
जाता था जो कि एसिड की मदद से चलती थी और ये गाड़ी सेल्फ ऑटोमेशन के रूल के तहत चलती थी। इस गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड थी 21 माइल्स पर आवर। जैकब लोहनर में रहते हुए पोर्शे ने जो गाड़ी डिजाइन की थी उसकी मैक्सिमम स्पीड थी 36 माइल्स पर आवर और इस एक कार ने रेसिंग के कई मुकाबले भी जीते। उन जमानों में ज्यादातर गाड़ियां इस्तेमाल ही रेसिंग के कॉन्टेस्ट के लिए हुआ करती थीं। अभी लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियों को इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया था। इसके बाद पोर्शे ने कई कंपनीज में जॉब की और हर कंपनी में वो मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां बनाता रहा। इस बात में कोई शक नहीं कि इसकी हर गाड़ी इसकी पिछली गाड़ी से ज्यादा बेहतर थी। कोई इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली से चलती थी तो कोई पेट्रोल से। किसी की मैक्सिमम स्पीड 50 माइल्स पर आवर थी तो किसी की चली गई 85 माइल्स पर आवर तक। पोर्शे मुख्तलिफ कंपनियों में गाड़ियां डिजाइन करता रहा और इसके साथ साथ अपना एक्सपीरियंस बढ़ाता चला गया। ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री में उसका एक नाम बन चुका था, उसकी शोहरत हर जगह पहुंच चुकी थी और लोग उसे एक बेहतरीन किस्म का ऑटोमोबाइल इंजीनियर मान चुके थे। 1914 में पहली जंग अजीम का आगाज हुआ तो फर्डिनेंड ने अपनी तमाम तर एक्सपर्टीज सपुर्द कर दी ऑस्ट्रो हंगेरियन आर्मी की तरफ। इसने कई जंगी जहाजों के पार्ट्स को डिजाइन किया, कई मिलिट्री व्हीकल्स को डिजाइन किया। पहली जंग अजीम में इसने ऑस्ट्रो हंगेरियन आर्मी को बहुत फायदा दिया। 1918 में जब पहली जंग अजीम का खात्मा हुआ पोर्शे दोबारा से लग गया गाड़ियां बनाने और गाड़ियां डिजाइन करने में। 1922 में इसने एक गाड़ी को डिजाइन किया जिसका नाम रखा गया साशा। साशा छोटी सी गाड़ी थी, इसका इंजन भी छोटा था। पोर्शे के जहन में इस गाड़ी का डिजाइन ये था कि बाकी तमाम गाड़ियों का साइज भी बड़ा होता है, उनमें लगने वाला इंजन भी बड़ा होता है, तो क्यों ना कोई ऐसी गाड़ी डिजाइन की जाए जो कि साइज में भी छोटी हो और उसमें लगने वाला इंजन छोटा तो हो लेकिन पावरफुल हो। पोर्शे का ये डिजाइन काम कर गया। साशा मार्केट में आई और इस गाड़ी ने 53 में से 43 रेसेस जीती। पोर्शे की बाकी पिछली गाड़ियों की तरह इस गाड़ी ने भी स्पीड और दूसरे कई रिकॉर्ड्स वो भी तोड़ डाले। इसके बाद पोर्शे चला गया स्टुटगार्ट जो कि जर्मनी का कैपिटल था। वहां इसने काम करना शुरू किया डाइमर एंड बेंजको के साथ। जी हाँ, वो ही जो कि मर्सिडीज बेंज बनाते हैं। पोर्शे काम किया करता था मर्सिडीज की एस क्लास गाड़ियों के ऊपर। 1928 में पोर्शे ने इस कंपनी के लिए डिजाइन की मर्सिडीज बेंज SSK। ये गाड़ी अपने इरा की सबसे तेज तरीन और सबसे लग्जोरियस गाड़ी करार दी गई। कुछ ही अरसे बाद फर्डिनेंड और मर्सिडीज बेंज कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था उनमें अनबन हो गई और फर्डिनेंड ने मर्सिडीज बेंज की ये कंपनी छोड़ दी। इसके बाद फर्डिनेंड ने सोचा कि अब बनानी है तो अपनी ही कंपनी बनानी है और इसने पोर्शे नाम से अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कर दिया। इस कंपनी में पोर्शे अपने बेटे फेरी पोर्शे को भी अपने साथ ले आया। बाप की तरह बेटे को भी ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। शुरू में ये कंपनी दूसरी कंपनीज को ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कंसल्टेंसीज दिया करती थी और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाकर दिया करती थी। अभी इन लोगों ने खुद की कोई भी गाड़ी डिजाइन नहीं की थी। रीजन ये था कि मार्केट में ऑटोमोबाइल्स की कोई डिमांड थी ही नहीं। पहली जंग अजीम खत्म हुई थी और लोग अभी जंग की तबाहियों से ही बाहर नहीं निकले थे। फर्डिनेंड पोर्शे के लिए हालात अभी काफी तंग चल रहे थे कि फिर उसे एक दिन एक खत मिला। ये खत उसे लिखा था और किसी ने नहीं बल्कि एडोल्फ हिटलर ने। साल था 1933। एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बन चुका था। एडोल्फ हिटलर चाहता था कि जर्मनी के हर बंदे के पास अपनी एक गाड़ी हो। अब हिटलर चाहता था कि गाड़ी खूबसूरत भी हो, अच्छी भी हो, चलने में भी ठीक हो, लेकिन साथ ही इंतहाई सस्ती भी हो। उसने अपने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया वोल्क्सवैगन का, यानी कि पीपल्स कार, लोगों की गाड़ी। पोर्शे की ऑलरेडी हिटलर के साथ एक मीटिंग हो चुकी थी। पोर्शे ने फौरन से हिटलर के इस प्रोजेक्ट के लिए अपना डिजाइन सबमिट करा दिया। मजे की बात, पोर्शे का दिया गया डिजाइन हिटलर ने अप्रूव भी कर दिया और यहाँ से स्टार्ट हुई हिटलर और पोर्शे की दोस्ती या कह लें कारोबारी ताल्लुकात। 1934 में पोर्शे ने जर्मनी के लोगों को डिजाइन करके दी वोल्क्सवैगन बीटल, दुनिया की तारीख की चंद इंतहाई कामयाब तरीन गाड़ियों में से एक। ये गाड़ी कंफर्टेबल भी थी, इसकी फ्यूल इकोनॉमी भी बेहतरीन थी और जर्मनी के लोगों को ये गाड़ी बेहद पसंद भी आई क्योंकि तमाम तर फैसिलिटीज के साथ साथ ये गाड़ी काफी ज्यादा सस्ती भी थी। अब इससे पहले कि ये गाड़ी पूरे के पूरे जर्मनी में छा जाती, दूसरी जंग अजीम का आगाज हो गया। साल था 1939। हिटलर ने पोलैंड के ऊपर चढ़ाई कर दी। जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर चढ़ाई
की तो इस जंग में कूद पड़े फ्रांस और बर्तानिया। रिजल्ट दूसरी जंगे अजीम का बाकायदा आगाज हो गया। अब पोर्शे चूंकि उस वक्त बड़े ज़हीन किस्म के दिमागों में कंसिडर किया जाता था, बला का ज़हीन किस्म का इंजीनियर था, साथ ही हिटलर का दोस्त भी था, तो पोर्शे और क्या करता, उसने हिटलर की आर्मी के लिए दोबारा से जंगी गाड़ियों को डिजाइन करना शुरू कर दिया। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि पोर्शे हिटलर के जो ख्यालात थे, जो जंगी प्लान्स थे, उनसे मुत्तफिक नहीं था कभी भी। वो हिटलर के लिए गाड़ियां तो डिजाइन करता था, टैंक्स भी डिजाइन करता था और भी बहुत कुछ करता था, लेकिन पोर्शे ये सब कुछ करता था सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी का नाम पैदा करने के लिए और अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल रखने के लिए। ना तो इसने कभी नाजी यूनिफॉर्म पहना था, इसे जो एसएस रैंक मिला था इसने उसकी भी कभी परवाह नहीं की। लेकिन चूंकि अब ये हिटलर के लिए गाड़ियां बनाता था, मिलिट्री इक्विपमेंट बना रहा था, लिहाजा दुनिया को पता था कि पोर्शे हिटलर के लिए काम कर रहा है। तो जैसे ही दूसरी जंग अजीम खत्म हुई, फ्रांस ने पोर्शे को गिरफ्तार कर लिया। पोर्शे की कंपनी के ऊपर स्लेव लेबर के भी चार्जेस थे। पोर्शे जब गिरफ्तार हुआ तो इसकी कंपनी की सारी भाग दौड़ संभाल ली इसके बेटे फेरी ने। 22 महीनों तक पोर्शे फ्रांस की जेल में रहा। उसके बेटे फेरी ने जैसे तैसे करके पैसे अरेंज किए और अपने बाप को जेल से निकालने में कामयाब हो गया। लेकिन जेल में रहने की वजह से पोर्शे की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहना शुरू हो गई। इसी खराब तबीयत के चलते हुए 1954 में 75 साल की उम्र में पोर्शे इस दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन जब वो इस दुनिया से रुखसत हुआ उससे एक साल पहले यानी कि 1953 में उसकी खड़ी की गई कंपनी पोर्शे एक वर्ल्ड ब्रांड बन चुकी थी। उसका बेटा फेरी पोर्शे दुनिया की बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल्स कंपनीज के साथ मल्टीपल किस्म के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका था। ये लोग मल्टीपल किस्म के व्हीकल्स बना रहे थे। फर्क सिर्फ ये था कि ये व्हीकल्स साइज में छोटी थी और इनके अंदर इंतहाई पावरफुल किस्म के इंजन्स लगाए जा रहे थे। वो तरक्की जो पोर्शे ने कभी ख्वाब की सूरत में देखी थी, वो उसे या यूं कह लें कि अपने ख्वाब को हकीकत में बदलता हुआ देखकर ही इस दुनिया से रुखसत हुआ। और इसी के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वॉइस ओवर पसंद आया होगा। वीडियो को बंद करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो के ऊपर बने हुए लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के में। शुक्रिया।